Hello everyone and welcome to Wings Udan। कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जुम्बोर and welcome to my lecture series। तो आज है हमारा डे नंबर 8 और आज हम कवर करेंगे टाइम पीरियड फ्रॉम 1935 टू 1947। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज डाले हैं जो प्राइमरीली 1920s टाइम पीरियड में हुए हैं, क्योंकि वो हम लास्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। और आज के सेशन में देर आर नॉट 20 क्वेश्चंस, देर आर 35 क्वेश्चंस, क्योंकि सारे एक्ट्स में चाहती थी कि इसमें कवर हो, तो वो 20 क्वेश्चंस में कर पाना वाज लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द गदर पार्टी। राइट, अब आप देखो गदर पार्टी क्या है, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का एक क्वेश्चन है। तो गदर पार्टी जो शुरू हुई थी 1913 में, इट वाज अ रेवोल्यूशनरी पार्टी जो इंडिया के लिए काम कर रहे थे, इंडियंस के लिए काम कर रही थी, बट नॉट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर्स वाज इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए। so it was based US based, राइट। तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसके हेडक्वार्टर्स थे और ये बेसिकली एक पब्लिश करते थे मैगजीन जिसका नाम था गदर। ठीक है, और उसी के पब्लिश के ऊपर ही नाम पड़ा था गदर पार्टी। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गदर पार्टी का एक्चुअल नेम क्या था, तो गदर पार्टी का एक्चुअल नेम वाज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ये इसका ऑफिशियल नाम था और इसको हम प्यार से गदर। ठीक है, तो वो पूछ रहे कि बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट जो वो बोलते हैं दैट इज अ रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स इन सैन फ्रांसिस्को, बिल्कुल सही। नेक्स्ट में पूछा है सिंगापुर, तो नहीं, बर्लिन भी नहीं और ना ही ताशकंद। देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर योर गदर पार्टी। ठीक है, और गदर पार्टी ने ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में बहुत एक्टिव हो गई थी। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी इन बंगाल? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी, होम रूल लीग या फिर अनुशीलन समिति। तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो 1924 में बनी, कानपुर बेस्ड। ठीक है, कानपुर में बनी। गदर पार्टी अभी हमने पढ़ा, दैट इज सैन फ्रांसिस्को, तो यहाँ पे भी नहीं था। होम रूल लीग जिसको दो लोग बनाने वाले थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट बेस्ड इन मद्रास, और बाल गंगाधर तिलक विच वाज बेस्ड इन पूना। ठीक है, इनिशियली बेलगाम देन पुणे, राइट। सो बंगाल में कौन सी थी? बंगाल में थी अनुशीलन समिति, याद रखिए। ठीक है, सो रेवोल्यूशनरी सोसाइटी इन बंगाल वाज अनुशीलन समिति। चलो, नेक्स्ट अप, थर्ड क्वेश्चन, व्हिच इंसिडेंट इज एसोसिएटेड विद कोमागाटुमारू इंसिडेंट? तो कोमागाटुमारू जो है बेसिकली एक शिप का नाम था जिसमें काफी इंडियंस जो है ट्रैवल कर रहे थे, माइग्रेंट्स थे जो ट्रैवल कर रहे थे, एंड दे वर गोइंग टू वैंकूवर विच इज इन कनाडा। जैसे ही ये लोग कनाडा पहुंचते हैं वैसे ही जो अथॉरिटीज होती है, क्योंकि ये 1914 के पीरियड का इंसिडेंट है, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा होता है, तो कैनेडियन अथॉरिटीज इनको बोलती है कि आप लोग वापस जाइए, एंड देयरफॉर दे हैड टू कम बैक टू इंडिया। और ये जो पूरा इंसिडेंट है दिस इज नोन एज द कोमागाटुमारू इंसिडेंट। जैसे ही ये लोग इंडिया पहुंचते हैं वैसे ही इनको बोलते हैं आप ट्रेन पकड़ के वापस पंजाब जाइए, क्योंकि मोस्टली जो उसमें पैसेंजर्स होते हैं देवर पंजाबीज। तो उसके चलते वहां पे जो पैसेंजर्स थे और वहां पे जो पुलिस वाले थे उनकी लड़ाई भी हो गई, और उस इंसिडेंट को बोलते हैं बज बज। ठीक है, तो कौन सा इंसिडेंट एफिलिएटेड है? इट वाज अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन पंजाब, तो नहीं, ये तो बेसिकली एक शिप का नाम। ठीक है, फिर वो बोलते हैं सीक्रेट सोसाइटी, जी नहीं। मैसेकर बाय ब्रिटिश ट्रूप्स, नहीं। इट वाज अ शिप कैरिंग इंडियन इमिग्रेंट्स डिनाइड इन कनाडा, तो यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन जो है वो सही है। चलो, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इज व्हिच इंसिडेंट, फोर्थ, इन व्हिच ईयर वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड? तो अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया कि 1924 में बना HRA,
और 1928 में बना HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA जो है वो बना था आपका कानपुर में, और इसको बनाने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी एंड सचिन सान्याल। इन तीनों ने बनाया था HRA, और 1925 में इन्होंने काकोरी ट्रेन रॉबरी को भी किया था, और उसके बाद इनको पकड़ लिया गया, दे वर हैंग्ड, एंड देन लेटर ऑन आफ्टर 4 years व्हिच इज 1928 HRA को रिवाइव किया गया और उसमें सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया। कहां पे बना HSRA? तो ये बना एट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम व्हिच इज इन दिल्ली। ठीक है, सो HRA का पूछ रहे, द आंसर इज 1924। अगर HSRA होता तो 1928 हो जाता। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, Who threw the bomb in the Central Legislative Assembly in 1929? इस पे मैंने रील भी बनाई है। ठीक है, सो किसने मारा था बॉम्ब? सो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली विच वाज इन दिल्ली, वहां पे दो बिल्स के ऊपर चर्चा हो रही थी। दोनों बिल्स का आपको नाम पता होना चाहिए, विच इज द ट्रेड डिस्प्यूट बिल and the other is the public safety bill. ठीक है, और इन दोनों बिल्स के खिलाफ इंडियन मेंबर्स एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सारे इस बिल के खिलाफ थे, लेकिन उनके इतना बोलने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स को हमारी बात समझ नहीं आ रही थी, और हमारे बोलने के बावजूद भी ये बिल्स को पास किया जा रहा था। और इसीलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सोचा कि इनके कान खोलने जरूरी है, इसलिए धमाका होना जरूरी है, और उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बॉम्ब फेंका। और बॉम्ब्स जो थे वो बेसिकली फीबल बॉम्ब्स थे। फीबल बॉम्ब मतलब कि टूट मूट के बॉम्ब थे, और किसी भी इंसान को हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के वहीं पे बॉम्ब्स फेंके जहां पे लाइन, मतलब जहां पे लोग ना खड़े हों, तो वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे। द ओनली एजेंडा वाज टू मेक द डेफ हेयर, कि हमारी बात सुनाई नहीं थी, धमाका होगा तो कान के पर्दे खुलेंगे। और ये इंसिडेंट हुआ 1929 में। किसने किया? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और जब वो वहां पे गए तो उन्होंने HSRA के पैम्फलेट्स जो है हवा में उड़ा दिए और नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, सिक्स। ऑल राइट, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइज, आपका एग्जाम आ रहा है फॉर JKPSI। होपफुली, हम तो बहुत सपोर्ट में है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और जो भी बच्चे JKPSI के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अब अगर 4 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, इस ब्रैकेट में फॉल करते हैं, तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। भगवान करे जल्दी एज रिलैक्सेशन अगर मिल गया तो एकदम से पेपर आ जाएगा, विद इन अ मंथ ये लोग कंडक्ट करवा सकते हैं पेपर, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। तो अभी से तैयारी शुरू करिए। और अगर आप JNK बेस्ड GK की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन which has more than 3000 plus MCQs for JNK GK। और ये एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपका JNK इकोनॉमी, JNK हिस्ट्री, JNK पॉलिटी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फोक कल्चर, सब कुछ कवर है। ठीक है, सो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। और अगर आप चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, और एप्लीकेशन पे जाके आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। Next up, in which year was the Haripura session of the Indian National Congress took place? तो 1930s में दो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, एक है 1938 का और एक 1939 का। चलो 1937 भी लिखने वाली थी तो बता देती हूँ। 1937 का जो सेशन था वो फैजपुर में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, और फैजपुर पहला ऐसा सेशन था INC का जो एक विलेज में हुआ था। ठीक है, सो 37 का वो रेलेवेंस है। अब आते हैं 38 और 39 में। तो 38 का सेशन हुआ था हरिपुरा में, और 39 का सेशन हुआ था त्रिपुरी। ठीक है, तो जो आपका हरिपुरा का सेशन था, इसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। यूनानिमसली सबने बोला कि हमारा नेता कैसा हो, तो बोस जैसा हो, तो बोस जी को इलेक्ट किया था एज द प्रेसिडेंट। और जब ये 1939 का त्रिपुरी सेशन आया तो सुभाष चंद्र बोस वापस से इलेक्शन कर जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। अब 39 के सेशन में क्या होता है ना,
कि 39 के सेशन में महात्मा गांधी डिड नॉट वांट सुभाष चंद्र बोस टू बी द प्रेसिडेंट, वो सपोर्ट कर रहे थे पिताजी सीतारामैया को। और जब सुभाष चंद्र बोस जीते तो तब महात्मा गांधी ने बोला दैट इट इज नॉट हिज डिफीट, इट इज माइन, कि मेरा कैंडिडेट हारा है तो ये हार मेरी। ठीक है, तो याद रखिएगा हरिपुरा सेशन कब हुआ? 1938 में हुआ। और 1939 में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बहुत से, नॉट कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से सुभाष चंद्र बोस हैड टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंटशिप, और फिर उनकी जगह जो प्रेसिडेंट बने थे 1939 में वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो एक है हरिपुरा, दूसरा है त्रिपुरी। चलो नेक्स्ट अप, under whose chairmanship was the National Planning Committee formed in 1938? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। सो 1938 which is the National Planning Committee, वो बनी थी अंडर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट अप। नेक्स्ट इज who became the president of the Indian National Congress आफ्टर सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड इन 1939? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो कौन बने थे प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? तो बने थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू व्हाट? कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन रिपोर्ट या वेवल प्लान? तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपका 1942 में हुआ है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया है, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 में आई है, कल डिस्कस किया, वेवल प्लान जो है वो 1945 में आया है, तो क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में आया है। और ये ना PYQ है JKSSB का, तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन का फेलियर लेड टू द लॉन्च ऑफ द भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 10, with reference to August 8, which is 1942, which was the launch of the Quit India movement from the Govalian tank, Bombay. ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? Quit India resolution was adopted by All India Congress Committee, सही। The Viceroy's Executive Council was expanded to include more Indians. The Congress ministers resigned in 7 provinces. Cripps proposed an Indian Union with full dominion status once the World War was over. तो वो कहते हैं which of the following statement is correct? तो हमको पता है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है उसको अडॉप्ट किया गया था। अगर बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ एंड 9 अगस्त 1942 की मॉर्निंग को ही जितने भी टॉप लीडर्स थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दे वर ऑल अरेस्टेड। इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को प्यार से लीडरलेस मूवमेंट भी कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि क्विट इंडिया मूवमेंट के लीडर कौन थे, सो द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या स्लोगन दिया था? तो डू और डाई का। और अगर ये बात करें कि क्विट इंडिया मूवमेंट था क्या, सो क्विट इंडिया मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट इसको नाम क्विट इंडिया का दिया गया। ठीक है, और नाम देने वाले थे यूसुफ मेहराली। तो यूसुफ मेहराली या मेहराली वाज द वन जिन्होंने इस मूवमेंट को भारत छोड़ो या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम। ठीक है, तो मैंने सब पॉइंटर्स बता दिए आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के। आई एम श्योर इसके बाहर कुछ नहीं आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ऑल राइट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, कल विच इज 16, कल संडे है, 16 को 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। एक तो आपका JKAS का विच इज पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 इज फ्रॉम 10 to 12 एंड पेपर 2 विच इज CSAT, अ क्वालिफाइंग पेपर फ्रॉम 2 to 4। ठीक है, तो नंबर्स मेंशन है यहाँ पे, आप इस पे कॉल करके यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम देने वाले हैं तो उसका मॉक टेस्ट भी कल है ऑन दैट इज 16th of February और टाइमिंग इज 10 AM ऑनवर्ड। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके दे सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये टेस्ट ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड पे अवेलेबल। बट माय रिकमेंडेशन इज ऑफलाइन दो, OMR शीट पे दो, टाइम बाउंड मैनर में दो, इन्विजिलेटर आपको देख रहा होगा उस मैनर में दो,
तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन, ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। वी हैव द 11th क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट? अभी मैंने आपको बताया, तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो इट इज महात्मा गांधी। Next up, 12. Which of the following is another name for the Quit India movement? ठीक है, so क्या नाम है? कब लॉन्च हुआ? 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ। It is also known as अगस्त क्रांति, also known as अगस्त क्रांति। Next, what was the main demand of the Quit India movement? जिसका नाम ही क्विट इंडिया है, भारत छोड़ो आंदोलन है, तो मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड यहाँ पे खत्म, सामान पैक करिए और यहाँ से दफा हो जाइए। So it is formation of Pakistan? No. Immediate independence from British rule? Yes. Formation of separate government for Hindus? Not at all. More representation in the British Parliament? We're not even demanding that. So the answer is second. Immediate independence from the British rule in India. Next up, who among the following was actively involved in the underground activities during the Quit India movement? Actually हुआ क्या था ना, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने क्या किया, जैसे ही 9 अगस्त हुआ, इन्होंने सारे टॉप लीडर्स को उठाया और जेल में बंद कर दिया, थिंकिंग की सारी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, लीडर्स अंदर हो जाएंगे तो इनको पता ही नहीं आगे क्या करना है, और सारे कम्युनिकेशंस जो है हमारे तोड़ दिए। लेकिन फिर भी क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत सीमलेसली चला और बहुत अच्छे से चला। 44 के अराउंड तक जो है क्विट इंडिया मूवमेंट चला था। उसके बाद तो ऑब्वियसली थिंग्स चेंज, द नंबर ऑफ रेजोल्यूशंस एंड पॉलिसी, नंबर ऑफ एक्ट्स हैड कम हियर। तो ऐसा इसलिए हुआ था, इतना अच्छे से चला, क्योंकि उस टाइम पे ना अंडरग्राउंड एक्टिविटीज चल रही थी, है ना, और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज चलाने वाले थे आपके यूसुफ अरुणा असफ अली, ठीक है, और फिर आपका अंडरग्राउंड रेडियोस भी स्टार्ट हुए थे। तो अंडरग्राउंड रेडियो बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट करने वाली थी उषा मेहता, ठीक है, उषा मेहता। Next up we have 16. Who led the Quit India movement in Balia, where a parallel government was briefly established? ठीक है, तो बलिया में किसने स्टार्ट किया था पैरेलल गवर्नमेंट? चिट्टू पांडे ने, राम मनोहर लोहिया, नाना पाटिल या वाई बी चौहान। तो ये थे आपके चिट्टू पांडे, ठीक है, वाई बी चौहान ने जो है वो अलग तरीके का मूवमेंट चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट अप, which state witnessed the formation of a parallel government called जातीय सरकार? बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो जातीय सरकार जो है वो मिदनापुर में था, एंड मिदनापुर कौन सी स्टेट? बंगाल, ठीक है। चलो 18th is, when was the Wavell plan introduced? 1942, 45, 46, 47। 42 में क्रिप्स मिशन आया, 46 में कैबिनेट मिशन आया, 47 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया। तो वेवल कब आया? 45 में आया, ठीक है। What was the long term impact of the Wavell plan's failure? कि वेवल प्लान के फेल होने से क्या हुआ? वेवल प्लान में ना, इन्होंने जब प्लान रखा था अपना वेवल का, तो ऑब्वियसली वो फेल हो गया। आईएनसी ने तो फेल किया ही किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने भी इसको फेल किया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी बात जो है वो पाकिस्तान या सेपरेट स्टेट की नहीं हुई। तो जब वेवल प्लान फेल हो गया, तो उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ? It strengthened the demand for Pakistan, strengthened British rule in India, not possible, led to immediate partition, नहीं, partition तो 47 में हुआ। Weakened the Muslim League, no it did not, उल्टा it made Muslim League even more stronger, ठीक है। तो it is demand for Pakistan, strengthen the demand for Pakistan, ठीक है। चलो, when did cabinet mission arrive in India? तो कब आया जी? 1946 में आया, लेकिन सारे 46 के हैं। जनवरी 1946, मार्च 1946, जुलाई 1946, अगस्त 1946। तो कैबिनेट मिशन प्लान आया, इट लैंडेड इन इंडिया इन मार्च 1940, ठीक है। और कैबिनेट मिशन में 3 सेक्शंस या ग्रुपिंग्स किया गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए हैड हिंदू मेजोरिटी, section B had Muslim majority provinces, section C had Muslim population of Bengal and Assam,
और जो आपका कैबिनेट मिशन है उसमें 3 मेंबर्स थे, क्योंकि ये कैबिनेट मिशन था इसका नाम, एक हाई पावर मिशन था इंडिया में, क्योंकि तीनों मेंबर्स जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। तो एक थे आपके एवी अलेक्जेंडर, एक थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक थे आपके पेट्रिक लॉरेंस। और पेट्रिक लॉरेंस जो है वो आपके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे एंड देयरफॉर ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, नेक्स्ट, हु हेडेड द कैबिनेट मिशन? तो मैंने बताया कौन कौन से मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे। एक थे पेट्रिक लॉरेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। दूसरे थे आपके ए वी अलेक्जेंडर, जो बेसिकली कौन थे, ये थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। और तीसरे थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, राइट। वो स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? ही वाज द बोर्ड ऑफ ट्रेड, मतलब हेड ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, सो इट इज सी ऑप्शन। Which of the following is not a member of cabinet mission? अभी हमने 3 के ध्यान देते हैं ना इसको, पेट्रिक लॉरेंस, एविक अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो क्रिप्स भी है, अलेक्जेंडर भी है, पेट्रिक लॉरेंस भी है, कौन नहीं है? लिनलिथगोव नहीं है, तो लिनलिथगोव नहीं है। एंड लिनलिथगोव ऑल्सो सर्व्ड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और लिनलिथगोव जो है ना वो लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय। ठीक है, सो लिख लेना, लिनलिथगोव वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय। चलो आगे, व्हिच ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी was in power during the cabinet mission? तो मैंने आपको बताया था 2 पार्टीज थी, लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी हमारे लिए सिंपैथेटिक नहीं थी और लेबर पार्टी कंपैरेटिवली थी। तो जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी किसकी थी? तो याद रखिएगा, लेबर पार्टी। ठीक है, 24th, which province was included in section A? तो सेक्शन ए में कौन था? इट वाज द हिंदू मेजोरिटी सेक्शन। ठीक है, मतलब हिंदू मेजोरिटी मतलब हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन प्रोविंस। तो वो कौन से है? पंजाब, सिंध या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर? नहीं, ये तो मुस्लिम मेजोरिटी वाले। बंगाल, असम? नहीं, ये सेक्शन सी में थे। कश्मीर, हैदराबाद? ये तो प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना। और थर्ड आ गया मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, ओडिशा? तो यस, ये थे, क्योंकि सेक्शन ए हैड हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस और साथ में सेंट्रल प्रोविंस भी। ठीक है, चलो, which province was included in section C? तो अभी हमने किया the Muslim population of Bengal and Assam। ठीक है, चलो नेक्स्ट, when was the direct action day observed? so direct action day basically लॉन्च हुआ था बाय द मुस्लिम लीग, और इसके बाद मुस्लिम लीग ने क्लियर कर दिया था कि इसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर मुस्लिम लीग, और वो आप पाकिस्तान लेकर ही छोड़ेंगे। और इसको याद कैसे रखना है, 14 अगस्त 1947 को न्यू नेशन पाकिस्तान बना और डायरेक्ट एक्शन डे हुआ है 16 अगस्त 1946। ठीक है, तो 15 में इंडिया आजाद, उससे पहले पाकिस्तान बना, और इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को लॉन्च किया। ठीक है, 1946, क्योंकि 47 में तो आजादी मिल गई। चलो नेक्स्ट आप, हु लेड द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946? तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई थी वही बनी थी हमारी इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट चली थी ऑन द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसीलिए हम उसको इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इंटरिम गवर्नमेंट को हेड कौन कर रहे थे? सो इट वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, याद रखिए। चलो 28th, व्हेन डिड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट रिसीव द रॉयल? ठीक है, तो पहले फरवरी में आया था आपका एटले, है ना, स्टेटमेंट, जिसमें बोला था कि हम लोग 30 जून 1948 में जाएंगे। फिर 3 जून 1947 में माउंट बेटन का प्लान आया और बोला कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को जा रहे हैं। ये जो माउंट बेटन का प्लान था ना, जब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ फिर वो बना इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। तो माउंट बेटन का प्लान लेड टू इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट।
और इसको असेंट कब मिला? माउंट बेटन ने अपना प्लान रखा 3 जून को और इसको रॉयल असेंट मिला 18 जुलाई 1947 में, और अगस्त के महीने में हम आजाद। ठीक है, आप सोचो लेस देन अ मंथ वाज देयर और इन्होंने भारत के 2 हिस्से कर और लोगों को बोला मुबारक हो। तो इसलिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो 1947 में देखनी पड़ी। नेक्स्ट अप, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? क्लेमेंट एटले, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंट बेटन या लॉर्ड बेटन? तो हमको पता है लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बेटन थे ब्रिटिश इंडिया के। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो भी माउंट बेटन है। एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया या फिर इंडिया ओनली, दैट इज सी राजगोपालाचारी, एंड ही इज आल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, उसके बाद वाइस रॉय की पोस्ट ही हट गई। नेक्स्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वाज बेस्ड ऑन विच प्लान? अभी मैंने आपको बताया, तो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन या साइमन कमीशन? तो हमको पता चल चुका है इट इज द माउंट बेटन प्लान। चलो आगे, 31st, who was the British Prime Minister when the India Independence Act was passed? This is also a PYQ. ठीक है, so it is Winston Churchill, Ramsay MacDonald, Clement Attlee या नेविल चैम्बरलेन। तो याद रखिएगा जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ उस टाइम पे लेबर पार्टी जो है वो पावर में थी और लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटले वाज इन पावर। ठीक है, और जो ये आपका विंस्टन चर्चिल है, he has also served as a British Prime Minister, और इन्होंने ही इन्होंने तो क्या, इसने ही बोला था महात्मा गांधी जी को हाफ नेकेड फकीर। किसने? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए। When did Clement Attlee announce British government's plan to leave India? March 24, August 16, February 20 या जून 3, 1947? तो एटले की स्टेटमेंट फरवरी में आई थी। मैंने आपको बताया ना कि फरवरी की स्टेटमेंट में एटले ने कहा था कि हम लोग 30 जून 1948 को जाएंगे, लेकिन 3 जून 1947 में ही बोल दिया कि हम अगले महीने चले जाएंगे, 1.5 महीने बाद 15 अगस्त को। So it is February 20, 1947. You have to be very careful while answering the question, क्योंकि जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस है ना ये आपको पेपर में ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, so remember, be very attentive. Next is, which boundary commission was responsible for dividing India and Pakistan? Simon Commission, Cripps Mission, Radcliffe Commission या Mountbatten Commission? It's an easy question. It is the Radcliffe Commission. तभी तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में Radcliffe। ठीक है, और वो भी रैडक्लिफ ने अपने ही किसी मस्त मोला अंदाज में जो मन किया जैसे मन किया बांट दिया। चलो, which act served as an interim constitution for India and Pakistan? Government of India Act 1935, India Independence Act 1947, Cabinet Mission Plan या Mountbatten Plan? तो that is the Government of India Act 1935. Next, 35. When did India adopt its own constitution? 15 अगस्त 47, 26 जनवरी 49, 26 जनवरी 1950 या अगस्त 2, 1948? दिस इज ऑल्सो अ PYQ, अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करके अपने आप को ऑफिशियली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे आज के 35 MCQs, एंड विद दिस वी कंप्लीट द टाइम पीरियड ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द PYQs। 2 दिन फटाफट PYQ डिस्कस करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एंशिएंट एंड मिडिवल, एंड दीज सीरीज आर इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द JKPSI but for the upcoming very shortly going to be announced NAYAB Tahsildar, Patwari and other state level exams. So thank you and have a nice day. If you like this session, do give a thumbs up और एक नीचे एक अच्छा सा कमेंट छोड़ना। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जैसे आप कमेंट्स में लिखते हो, I also wish that you all live very long और आपका जो भी पेपर टारगेट कर रहे हो वो निकल। ठीक है, so thank you, see you guys tomorrow.